हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये तीसरा चैप्टर अभी चल रहा है। देन हमने पिछली कक्षा में इसी चैप्टर में शैवालों का वर्गीकरण, शैवाली क्या होती है, पौधों का महत्व, ये सब देख लिया था। आज हम पौधों के वर्गीकरण का यानी कि वनस्पति जगत का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। पहले हमने शैवाल देख लिया था, फिर शैवालों का वर्गीकरण देख लिया था। आज हम देखेंगे बायोफाइट्स। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा बायोफाइट्स, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमारा चल क्या रहा है अभी, वनस्पति जगत। ये रहा हमारा वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। ठीक है, ये रहा हमारा प्लांट किंगडम। इसमें हमने क्या देखा था, पौधों का महत्व यानी कि वनस्पति जगत क्या होता है, दिया किसने, ये भी आर.एच. विटेकर महोदय ने। वनस्पति जो जगत है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। लेकिन 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि प्लांट वर्गीकरण किसने दिया है, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस, ठीक है। फिर 5 जगत में हमने क्या देखा था, 5 जगत वर्गीकरण जो आर.एच. विटेकर महोदय ने दिया था। ये आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। पहला जगत क्या था उनका, मोनेरा। ये सब हमने देख लिया है पहले भी, मोनेरा। फिर दूसरा था प्रोटिस्टा, फिर पादप, प्रोटिस्टा, फिर फंगी। फंगी के बाद हमने देखा था पादप जगत। देन लास्ट में हमने देखा था जंतु जगत। ठीक है, अब कल हमने क्या देखा था, शैवाले और शैवालों का वर्गीकरण, जो कि नील, जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, उनको इसमें शैवालों में अब नहीं रखा गया है। ठीक है, जब हमने शैवाल को डिटेल में देखा था तो फिर हमने कल क्या देखा था, शैवाल, इनका आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, फिर पारिस्थितिकी महत्व, शैवालों का आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व, ये हमने देखा था। फिर इसके बाद क्या देखा था हमने, शैवालों के आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व तो हो गए थे। फिर हमने देखा था शैवालों का वर्गीकरण, क्या हो गया। फिर हमने क्या देखा था, शैवालों का वर्गीकरण देखा था। फिर हमने शैवालों का वर्गीकरण देखा था। पहले कौन सी थी, क्लोरोफाइसिस, हरित शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसिस, हरित शैवाल, हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी। मिलती कहां पे है ये हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी, ये कहां पर मिलती है, तो समुद्री जल यानी कि लवणीय जल में, लवणीय जल। इनका आकार, आकृति और रंग कैसा होता है इनमें, हल्का हरा, हल्का हरा यानी कि हरा प्लस पीला मिक्स था इनका कलर, ये देखा था हमने। देन इसके बाद हमने क्या देखा था, हरा प्लस पीला इनका कलर मिक्स था। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो मुख्य वर्णक होता है वो वर्णक क्या था, क्लोरोफाइसिस ए और क्लोरोफाइसिस बी। ठीक है, इनका जो मुख्य वर्णक था, जो कलर के लिए जिम्मेदार था, वो क्या था, क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल ए था, देन क्लोरोफिल बी था। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इनके मुख्य उदाहरण कौन कौन से थे? हरित शैवाल के वोल्वोक्स, वोल्वोक्स। देन दूसरा क्या था इसका हरित शैवाल का मुख्य उदाहरण जो हमने पढ़ा था? यूरोथ्रिक्स। इन दोनों की जो कोशिका भित्ति होती है, यूरोथ्रिक्स एंड वोल्वोक्स, इन दोनों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोजन पेक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, ये हमने इतना देख लिया था। फिर हमारा वर्गीकरण क्या था? ब्राउन एल्गी यानी कि भूरी शैवाल, भूरी शैवाल को भी देखा था। देन इसके बाद हमने देखा था लाल शैवाल को। इनका स्टोरेज भी देख लिया था कि इनमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ यानी कि फूड स्टोरेज क्या क्या होता है, इनमें प्रजनन कैसे होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, उनके उदाहरण देख लेते हैं, इनकी आकृति, इनका रंग, इनमें कौन कौन सा वर्णक यानी कि कौन कौन सा इनमें पिगमेंट पाया जाता है, ये भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे बायोफ्राइट्स। ये क्या होता है? ये भी हमारे प्लांट किंगडम का पार्ट होता है। ये रहा हमारा बायोफ्राइट्स। इसके बारे में हम देखेंगे। परिचय सबसे पहले कि बायोफ्राइट क्या होता है कि यह पौधों का वह समूह होता है जो थल और जल दोनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम पौधे होते हैं, पृथ्वी पर पहली बार उगने वाले वनस्पति जीव होते हैं जो किनकी कड़ी माने जाते हैं? जल और थल दोनों की कड़ी माने जाते हैं। कौन? बायोफ्राइट्स। यह पौधों का ऐसा समूह है जो जल और थल दोनों में रहते हैं, यानी कि वनस्पति जगत के ये उभयचर कहलाते हैं। ठीक है, ये वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। प्लांट किंगडम के एम्फीबियास यानी कि वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं क्योंकि ये भूमि पर रहते हैं परंतु निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये रहते तो भूमि पर है लेकिन इनको निषेचन के लिए, इनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। बायोफ्राइट सबसे प्रथम स्थलीय पौधे हैं यानी कि फर्स्ट लैंड प्लांट है। ये प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिनमें भूमि पर पौधों के विकास की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि इनको पृथ्वी पर पौधों के विकास की शुरुआत मानी जाती है क्योंकि पृथ्वी पर उगने वाले ये प्रथम पौधे होते हैं। कौन? बायोफ्राइट्स, जो जल और थल दोनों की कड़ी माने जाते हैं क्योंकि रहते तो ये पृथ्वी पर है, स्थल मंडल पर रहते हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए जल मंडल की आवश्यकता होती है। ये रहे हमारे बायोफ्राइट्स। अब देखते हैं तीसरा, इनका निवास स्थान कैसा होता है वो देखते हैं। इनका निवास स्थान कैसा होता है? तो ये नम मिट्टी, क्या हो गया आज? ये नम मिट्टी, ये क्या, ये इनका निवास स्थान कैसा होता है? ये नम मिट्टी छाया, आज परेशान करके छुट्टी। ये नम मिट्टी छाया और ठंडे वातावरण को पसंद करते हैं क्योंकि जंगलों की जो मिट्टी होती है वो पत्थरों की दरारों से पुरानी ये नम मिट्टी छाया और ठंडे वातावरण को पसंद करते हैं क्योंकि जंगलों की नम मिट्टी, तो इनका निवास स्थान कैसा होता है? तो ये नमी, छाया और ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, यानी कि ठंडे वातावरण को पसंद करते हैं। जंगलों की मिट्टी, पत्थरों की दरारों, पुराने दीवारों, पेड़ों की छाल और तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां अर्ध जलचर यानी कि सेमी एक्वेटिक होती है जैसे कि रीचिया या फिर रिकिया और फ्लूइडेंस। ठीक है, ये जो प्रजातियां होती है ये सेमी एक्वेटिक होती है यानी कि अर्ध जल यानी कि आधे जल में रहती है।
कहाँ कहाँ पर इनका निवास स्थान होता है? ये नम मिट्टी में मिलते हैं, छाया और ठंडे वातावरण को पसंद करते हैं। जहां पर नमी होती है, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, वहां पर ये मिलते हैं। छाया और ठंडे वातावरण को ये पसंद करते हैं। जंगलों की मिट्टी, पत्थरों की दरारों, यानी कि जो जंगलों की मिट्टी होती है और पत्थर की दरारें होती है, उनमें भी ये उगते हैं। पुराने जो दीवारें होती है, पुरानी दीवारों पर भी ये उग जाते हैं। पेड़ों की छाल होती है, उनके अंदर भी ये पनपने लगते हैं और तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं पहले हम लिख लेते हैं कि ये नम मिट्टी में मिलते हैं, नम मिट्टी में मिलते हैं। दूसरा, कहाँ पर मिलते हैं? ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं। ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं। देन जंगलों की मिट्टी में, जंगलों की मिट्टी में मिलते हैं। देन इसके बाद पत्थरों की दरारों पर भी उग जाते हैं ये पत्थरों की दरारों पर भी उग जाते हैं। पत्थरों की दरारों, पुरानी जो दीवारें होती है उनमें उग जाते हैं। पुरानी दीवारों में उग जाते हैं। पेड़ों की छालों में उग जाते हैं। पेड़ों की छाल में उग जाते हैं। और इनकी जो कुछ प्रजातियां होती है, ये अर्ध जल यानी कि सेमी एक्वेटिक होती है, कुछ अर्ध जल में मिलती है। कुछ प्रजातियां कैसी होती है? अर्ध जल, अर्ध जल यानी कि सेमी एक्वेटिक होती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में क्या होता है? इनके बायोफ्राइट सबसे पहले बंजर चट्टानों पर उगकर मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इनका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ये जो बायोफ्राइट वर्ग के जो पौधे होते हैं, ये बंजर मिट्टी पर उगकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। सबसे पहले कौन उगते हैं? यही उगते हैं बंजर मिट्टी पर। ठीक है, बंजर चट्टानों पर उगकर मिट्टी का ये निर्माण कर लेते हैं, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में पॉइनियर स्पीसीज होती है ये। ठीक है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज होती है ये की प्रजाति, यानी कि की स्टोन स्पीसीज होती है ये। ठीक है, जो बंजर मिट्टी पर, यानी कि बंजर जो चट्टानें होती है, बंजर भूमि होती है, उन पर उगकर ये अपना उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। इनका निवास स्थान एक बार देख लेते हैं कि ये नम मिट्टी में मिलते हैं, ठंडे क्षेत्रों में मिलते हैं, जंगलों की मिट्टी पर भी उग जाते हैं, पत्थरों की जो चट्टानें, पत्थरों की जो दरारें होती हैं उनमें उग जाते हैं, पुरानी जो दीवारें फट जाती है उनके अंदर से भी ये उगने लगते हैं, पनपने लगते हैं, और पेड़ों की जो छाल होती है उनके अंदर से भी ये पनपने लग जाते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस इनका होता है। अब इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है? इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है कि बायोफ्राइट जो होते हैं सबसे पहले बंजर चट्टानों पर उगकर ये क्या करते हैं? ये बंजर चट्टानों पर उग जाते हैं, देन उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि पर्यावरण के सक्सेशन की भूमिका निभाते हैं ये। और पॉइनर स्पीसीज भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण में पॉइनर स्पीसीज भी इन्हें कहा जाता है। अब इनके शरीर की संरचना देखते हैं कि शरीर की संरचना कैसी होती है बायोफ्राइट्स पौधों में। देखते हैं बायोफ्राइट्स का जो पौधा होता है, बायोफ्राइट्स का जो पौधा होता है उसे गेमेटोफाइट होता है, यानी कि बायोफ्राइट का पौधा होता है वो गेमेटोफाइट भी होता है। जो प्रमुख डोमिनेंट अवस्था में, डोमिनेंट अवस्था है, इनमें वास्तविक जड़ जो होती है, तना और पत्तियां नहीं होती है, फिर भी पौधों में इन अंगों के समान दिखने वाली संरचना मिलती है। इनमें क्या होता है? इनमें पौधे, इन पौधों में तना, पत्तियां और शाखाएं नहीं होती है, फिर भी इन्हें पौधों के वर्ग में रखा जाता है। इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है, इनमें जड़ भी नहीं होती है, तना भी नहीं होता है, पत्तियां भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी पौधों में इन्हें रखा जाता है। ठीक है,
कुछ पौधों में इन अंगों के समान दिखने वाली संरचना मिलती है। इनके जो पौधे होते हैं, कुछ पौधों में इन अंगों के समान दिखने वाली संरचनाएं मिल जाती है। इनके वास्तविक अंग क्या होते हैं? जड़ होते हैं। पहला, इनके वास्तविक अंग जड़ होते हैं, फिर तना होता है, फिर पत्तियां होती है। अब बायोफ्राइट संरचना में समान क्या होता है? राइजोइड्स होता है। ठीक है, इनमें जड़ की जगह क्या होता है? राइजोइड्स होता है, जो जड़ के समान दिखाई देता है। तना इनमें नहीं होता है, लेकिन तने के जैसा क्या दिखाई देता है? वास्तविक अंग। ये तो पौधों के हो गए, हमारे जो नॉर्मल पौधे होते हैं, नॉर्मल पेड़ होते हैं, उनके वास्तविक ये अंग हो गए। क्या होता है? जड़, तना और पत्तियां होती है। ठीक है, लेकिन जो बायोफ्राइट में संरचना मिलती है, बायोफ्राइट में जो संरचना मिलती है, जड़ की जगह उनमें क्या मिलता है? राइजोइड्स मिलता है। तना की जगह उनमें क्या मिलता है? थैलस या स्टेम जैसा भाग मिलता है। इनमें तना की जगह क्या मिलता है? थैलस और स्टेम जैसा भाग मिलता है। देन पत्तियां की जगह छोटी पत्ती नुमा संरचना मिलती है। ठीक है, इनमें जैसे कि ये इनका ये तना है, अब तना भी थैलस जैसा दिखाई देता है हमारा। छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं दिखती है। ये पत्तियां नहीं है, लेकिन छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं जरूर दिखाई देती है। अब इनमें कहीं से कहीं तक जड़ नहीं दिखाई देती है, ये देख लो, लेकिन राइजोइड होते हैं। इनमें जड़ जैसी संरचना मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइजोइड बोलते हैं। अब राइजोइड के प्रकार भी होते हैं। इनकी जो जड़ें होती है, इनके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर पहला तो, और दूसरा होता है मोसेस। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीवों में या एक कोशिकीय पौधों में कौन कौन से आते हैं? लाइवोर्स आते हैं, जैसे कि रीकिया, इसे रिचिया भी बोलते हैं, कोई रीकिया भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन सही है इसका, रीसिया। ठीक है, फिर आ गया मर्चेंटिया। ये मल्टी सेलुलर होता है। और यूनिसेलुलर में क्या आता है? लीवर्स आता है, या फिर लीवर वोर्स आता है, यानी कि लीवर के आकार की कोशिकाएं होती है, या फिर लीवर सेल, यकृत कोशिका पादप भी इन्हें कहते हैं, जैसे कि रिचिया और मर्चेंटिया। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर में कौन आता है? ब्रांचेड। ठीक है, एक कोशिकी में कौन आ गया? यकृत कोशिकाएं, लीवर वोर्ट्स आ गए। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें भी कौन आ गए? रिकिया आ गया और मर्चेंटिया आ गया। फिर मोसस में क्या होता है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? मोसेस को काई बोलते हैं। ठीक है, ये तो शेवालों जैसे दिखते हैं, यूनिसेलुलर लीवर वर्ट, लेकिन ये जो होती है मोसेस, ये काई जैसी होती है, जैसे कि प्यूनेरिया। अब इसके बाद क्या है? फ्यूनेरिया के बाद पॉलीएथ्रियम। ठीक है, ये इनके शरीर की संरचना होती है। अब इनका जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, हम वो देखते हैं। इनका लाइफ साइकिल क्या होता है? तो बायोफ्राइट का जीवन चक्र डिप्लोमेटिक यानी कि डाइफ्लो हेप्लोन्टिक होता है, जिसे दो अवस्थाएं एक के बाद एक आती है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें कि होता कैसा है इनका शरीर। ये तो हो गई इनकी अवस्था। बायोफ्राइट का जो जीवन चक्र होता है वो डाइफ्लो हेप्लोएंटिक होता है, जिसमें दो अवस्थाएं एक के बाद एक आती है। पहली अवस्था क्या हो गई इनकी? ये क्या हो गया? इनकी पहली अवस्था क्या हो गई? गेमेटोफाइट ए। यह पौधा मुख्य रूप से थैलस या पत्तेदार होता है। शायद गड़बड़ी हो गई है। इनमें गुणसूत्र की संख्या और विशेषताएं। ठीक है, अब बेहतर है।
अब बायोफ्राइट का जो जीवन चक्र होता है, बायोफ्राइट का जीवन चक्र डाइफ्लो हेप्लॉन्टिक होता है, जिसमें दो अवस्थाएं एक के बाद एक मिलती है। ठीक है, यह अवस्था और गुणसूत्रों और विशेषता के आधार पर निर्भर करती है। इनमें पहली अवस्था क्या होती है, गेमेटोफाइसिस, ठीक है, या फिर गेमेटोफाइट होती है, यानी कि एन। इसमें क्या होता है, इनमें गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। विशेषता प्रमुख स्वतंत्र हरा पौधा होता है। जो स्वतंत्र रूप से हरा पौधा होता है वो किसमें मिलता है, गेमेटोफाइट में मिलता है। ठीक है, ये गेमेटोफाइट एन यानी कि जो सिंगल गुणसूत्र होते हैं उनमें हैप्लॉइड गुणसूत्र मिलते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी मिलती है, हैप्लॉइड यानी कि सिंगल मिलती है। प्रमुख स्वतंत्र और हरा पौधा होता है। अब जो स्पोरोफाइट होता है जिसमें टोएन मिलता है, डिप्लॉइड होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। निर्भर किस पर करता है, ये गेमेटोफाइट पर निर्भर करता है और परपोषी होता है। ठीक है, तो ये जो इनमें इनका जो जीवन चक्र होता है, पहला तो होता है स्वपोषी, जो स्वतंत्र रूप से हरा पौधा मिलता है हेप्लोफाइट में या फिर हेप्लोइड में मिलता है, सिंगल जिसमें गुणसूत्र होते हैं, उसमें क्या बनता है, एक स्वतंत्र पौधा बनता है, हरा पौधा बनता है। इसके बाद जो स्पोरोफाइट होता है जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो डबल हो जाती है। देन निर्भर किस पे करेगा, वो गेमेटोफाइट पर ही निर्भर करेगा और परपोषी होता है। अब गेमेटोफाइट एन ये क्या होता है, यह पौधा मुख्य रूप से थैलस या पत्तेदार होता है। यह सेक्सुअल ऑर्गन बनाता है। ठीक है, जो गेमेटोफाइट होता है वो क्या करता है, अब जो ये डिप्लॉइड होता है ये परपोषी होता है। क्यों, क्योंकि गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। गेमेटोफाइट पौधे जो होते हैं उन पर ये निर्भर होता है। ठीक है, अब जो गेमेटोफाइट एन है, सिंगल गुणसूत्र वाला जो पौधा है, बायोफ्राइट है, वो कैसा है, यह पौधा मुख्य रूप से थैलस या पत्तेदार होता है। इनका जो तना होता है वो थैलस होता है, पत्तेदार इनकी पत्तियां होती है। यह सेक्सुअल ऑर्गन बनाता है। जब ये सेक्सुअल ऑर्गन बनाएगा हैप्लॉइड, तो ये जो डिप्लॉइड होता है वो हैप्लॉइड पर निर्भर होता है, यानी कि स्पोरोफाइट जो होगा वो इस हैप्लॉइड पर निर्भर रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी दो भाग होते हैं, एक तो नर यंत्र होता है यानी कि नर तंत्र होता है और दूसरा होता है मादा तंत्र। अब इसमें नर तंत्र देखते हैं कि नर तंत्र कैसा दिखाई देता है। डंठल यानी कि स्टेल पर स्थित गोल संरचना होती है। डंठल यानी कि स्टेल पर स्थित गोल संरचना, अंदर एंथ्रोजोइड्स यानी कि स्पम बनते हैं जो बाइफ्लैजिला दो फलकों वाले होते हैं। इसके अंदर जो स्पम बनते हैं वो दो फलकों वाले होते हैं। बनते किसके अंदर है, तो ये एंथेरोजोइड के अंदर इनके स्पम बनते हैं। ठीक है, नर तंत्र में। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। अब इसमें मादा जो तंत्र होता है, ये फ्लास्क का आकार की संरचना, जिसमें क्या होता है, इसमें फ्लास्क का होता है आकार की संरचना, जिसमें क्या होता है, नर तंत्र होता है। इसमें गर्दन, वेंटर आधार भाग जिसमें अंडाणु होता है। अब अंडाणु इसमें किसका होता है, ये जो गर्दन वाला जो भाग है इसका, इसमें ओवम होता है। ठीक है, अब निषेचन कैसे होता है इसके अंदर, बारिश या ओस का पानी गिरने पर, बारिश या ओस का पानी गिरने पर एंथेरोजोइड पानी में तैरते हुए, एंथेरोजोइड यानी कि नर तंत्र के जो स्पर्म होते हैं वो यहां पे लिख लेना। ठीक है, पानी में तैरते हुए क्या करते हैं, ये एर्कोगोइनम यानी कि आर्चिगोइनम की ओर जाते हैं, यानी कि मादा का जो ओवम होता है उसकी ओर जाते हैं। निक केनाल यानी कि मादा का जो तंत्र होता है उसकी गर्दन में एक केनाल होती है, उसमें घुलकर एक तरल यानी कि एक द्रव या लिक्विड बना लेते हैं जिसमें स्पर्म प्रवेश करता है। उस मादा का जो तंत्र होता है वो पानी में तैरते हुए, यानी कि ये तो हो गया एंथेरोजोइड्स, ये नर के स्पर्म हो गए, ये मादा का ओवम हो गया, यानी कि मादा का पूरा एक तंत्र हो गया। ये नर के स्पर्म मादा की ओर घुलेंगे, पानी की मात्रा जब होगी, बारिश की बूंदे या फिर ओस की जब बूंदे गिरती है तब इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये जितने भी इसके स्पर्म होंगे ये मादा के ओवम की ओर जाएंगे, निक केनाल यानी कि उसके जो गर्दन की जो सेल होती है
गर्दन में एक केनाल मिलती है, उस केनाल की जो सेल होती है उसमें खुलकर एक तरल लिक्विड बना लेंगे इसके, जिसमें स्पर्म प्रवेश करते हैं। स्पर्म एक से मिलकर एक जाइगोट यानी कि 2n बन जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं नर के, वो मादा के ओवम से मिलकर एक जाइगोट यानी कि युग्मनज बना लेते हैं। ये युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 2n यानी कि स्पोरोफाइट। ये किस पर निर्भर होता है, गेमेटोफाइट पर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाटर इज द एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन बायोफ्राइट। यानी कि बायोफ्राइट में जो निषेचन होता है वो बारिश की बूंदे या फिर ओस की बूंदों पर निर्भर करता है। इनके लिए बारिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये अपनी अगली पीढ़ी पे स्थानांतरण होते हैं या फिर अपनी अगली पीढ़ी बनाने के लिए कब सक्षम होते हैं, जब ओस की बूंदे गिरती है या फिर जब बारिश होती है। ठीक है। स्पोरोफाइट यानी कि 2n वही निषेचन से बने जाइगोट से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो स्पोरोफाइट हमेशा गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। ये क्या हो गया, इसमें जो स्पोरोफाइट होता है किससे बना है, ये स्पर्म और ओवम से मिलकर एक जाइगोट बना है, जो जाइगोट क्या कहलाता है, स्पोरोफाइट। लेकिन यही जो स्पोरोफाइट होता है 2n होता है, वो निर्भर किस पर होता है, गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। ठीक है। अभी जो स्पोरोफाइट होता है 2n होता है, जो जाइगोट बना है, उसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, स्पोरोफाइट के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है फूड गेमेटोफाइट से पोषण लेता है। जो फूड होता है ये इसका भाग हो गया, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। अब ये जो फूड जो होता है वो गेमेटोफाइट से पोषण लेता है। फिर दूसरा जो होता है सेटा, ये कैप्सूल को ऊपर उठाता है। इनमें भी 3 भाग होते हैं। जो फूड होता है वो गेमेटोफाइट से पोषण लेता है, क्योंकि गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। परपोषी स्पोरोफाइट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो परपोषी होते हैं, क्योंकि वो गेमेटोफाइट पर निर्भर होते हैं, बनते भी उन्हीं की सेल से हैं। सेटा क्या होता है, कैप्सूल के ऊपर उठता है, कैप्सूल स्पोर का निर्माण करता है। जो कैप्सूल होता है वो स्पोर का निर्माण करता है। कैप्सूल में मियोसिस से हैप्लोइड स्पोर बनते हैं। स्पोर हवा या पानी से फैलकर अंकुरित होकर नया गेमेटोफाइट बनाते हैं। अब ये जो कैप्सूल स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, हैप्लोइड स्पोर बनते हैं। स्पोर हवा और पानी में घुलकर एक नया गेमेटोफाइट बना लेते हैं। ठीक है। इनमें निषेचन ऐसे होता है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और खुद से ही अपना प्रजनन कर लेते हैं और अपनी एक नई सेल बना लेते हैं। ठीक है। अब इनका जो प्रजनन होता है वो देखते हैं। अब सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन। कैसे होता है खंडन, देखते हैं। पौधा टूटकर नया पौधा बनाता है, ये पौधा है, ये फिर ऐसे बनता है, फिर इसके बाद इसके स्पर्म मिलते हैं और यहाँ पर ये मादा का एग होता है। ये लैंगिक प्रजनन आ गया इसमें। ठीक है। ये अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन होता है। पौधा टूटकर एक नया पौधा बना लेता है। ये कोई सेल है, यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये एक ही सेल टूटकर 2 सेलों में विभाजित हो जाएगी। पहले तो इसकी ऐसी अवस्था होगी, फिर उसके बाद इसमें पूर्णतः विभाजन हो जाएगा, तो ये 2 सेलें बन जाएगी, यानी कि 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। एक ही कोशिका टूटकर इसका केंद्रक यहाँ से जुड़ा हुआ मिलता है, लेकिन इनका केंद्रक अलग हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है पूरी तरीके से। एक ही पौधा यानी कि एक ही कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं का यानी कि एक नई कोशिका का निर्माण करना केंद्रक सहित। फिर क्या हो गया, गेमेई। इसमें 2 प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। गेमेई में क्या होता है, मर्चेंटिया में कप जैसी संरचना गेमा कप में पाए जाते हैं, जो पानी से बहकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो मर्चेंटिया पौधा होता है, यानी मर्चेंटिया एक सेल होती है, उसमें भी क्या होता है, कप जैसी संरचना, यानी कि गेमा कप में पाए जाते हैं। उसके जो ओवम होते हैं या फिर उनकी जो सेल होती है, उनकी जो जनन कोशिकाएं होती है, वो किसमें मिलती है, मर्चेंटिया में। कप जैसी संरचना होती है, मर्चेंटिया भी एक सेल होती है, उसमें भी गेमिट सेल मिलते हैं, यानी कि उनकी जो जनन कोशिकाएं होती है वो भी उसमें मिलती है, और पानी में बहकर नए पौधे की वो उत्पत्ति कर लेते हैं। फिर लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, हमेशा ओगोमस प्रकार की होती है। अंडाणु बड़ा होता है, शुक्राणु छोटा व गतिशील होता है। इसमें जो अंडाणु होता है वो बड़ा तो होता है लेकिन स्थिर होता है।
इसमें अंडाणु स्थिर होता है, शुक्राणु छोटा होता है और गतिशील होता है। ये क्या आ गया? शुक्राणु छोटा होता है और गतिशील होता है। निषेचन जल के माध्यम से, निषेचन जल के माध्यम से होता है। इसमें भी जो लैंगिक प्रजनन होता है वो जल के माध्यम से होता है। इसका जो ओवम होता है वो बड़ा होता है और स्थिर होता है, जैसे कि पहले भी बताया था। और जो शुक्राणु होते हैं वो छोटे होते हैं और गतिशील होते हैं। जो ओस और बारिश की बूंदों में उस ओवम, उसका जो जनन तंत्र होता है, मादा का जनन तंत्र, उसमें उसकी गर्दन में एक केनाल होती है, उसी केनाल में सारे स्पर्म प्रवेश करके जाइगोट बनाते हैं, यानी कि 2n का निर्माण करते हैं। फिर इसका वर्गीकरण देखते हैं। और निषेचन होता किसमें है? जल के माध्यम से ही इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं कि बायोफ्राइट जो होते हैं इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है लीवर पर्ट्स, यानी कि यकृतकाई, यकृतकाई, ठीक है, यकृत के जैसे दिखाई देने वाली। उदाहरण के लिए रिकिया, मर्चेंटिया और पेलिया या फिर पोरेला, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। ये यहाँ से एन मिलता है, ये फीमेल का थैलस होता है। ये हो गया एंथेरोटोपिक, ये मेल का थैलस हो गया, ठीक है। जब पानी और ओस की बूंदें आती है तब यहाँ पर इनमें फर्टिलाइजेशन होकर ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पर जाइगोट बना। जाइगोट के बाद इसमें एम्ब्रियो बनता है, 2n स्पोरोफाइसिस, ठीक है। इसके बाद मेल स्पोरोफाइट मिलकर यहाँ पर एक स्पोर्स बनाते हैं। ये इनका जो लैंगिक चक्र होता है वो चलता ही रहता है, ठीक है। पहले स्पोर्स बनते हैं, स्पोर के बाद फीमेल थैलस बनता है, फिर मेल थैलस, दोनों आपस में ओस की या जल की बूंदों में मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, देन एम्ब्रियो के बाद पूरा एक वृक्ष का या फिर पौधे का, उनकी जो प्रजाति होती है उनका एक निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसमें भी बायोफ्राइट को भी दो भागों में क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया गया है। पहला है लीवर वर्ट यानी कि यकृतकाई। उदाहरण के लिए कौन कौन सा हो गया इसमें? रिचिया हो गया, मर्चेंटिया, पेलिया और पोरोला, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है लीवर वर्ट्स की? इनकी जो विशेषताएं होती है ये रहे सारे लीवर वर्ट यानी कि यकृतकाई। इनका जो शरीर होता है थैलस जैसा होता है, थैलोइड होता है, ठीक है। नम छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये नम मिट्टी में पाए जाते हैं, छायादार स्थान जहां पर होता है, जहां पर धूप नहीं आती है ज्यादा, वहां पर ये पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें होती है ये राइजोइड या यूनिसेल्युलर होते हैं। इनमें जो जड़ें होती है वो जड़ें होती नहीं है, उन जड़ों को हम क्या बोलते हैं? रोइजोइड बोलते हैं। और यूनिसेल्युलर होते हैं यानी कि ये एक कोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकी होते हैं। गेमिटोफाइटिस डोर्सिवेंट्रल होता है, यानी कि ऊपर नीचे में फर्क होता है। इनमें जो गेमिटोफाइसिस होता है यानी कि इनकी जो गेमिट सेल होती है वो डोरवर्सेंट्रल होता है, ठीक है। डोरवर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि ऊपर और नीचे में इनके फर्क होता है। अकलप प्रजनन यानी कि गेमिट द्वारा मर्चेंटिया, ठीक है। इनमें जो प्रजनन होता है वो अकलप होता है, यानी कि इनका जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है इनके जो गेमिट का वो कैसा होता है? कप शेप होता है, या फिर गेमिया द्वारा प्रजनन होता है। कैसे? मर्चेंटिया, मर्चेंटिया एक पौधा है। अब इसमें लैंगिक प्रजनन देखते हैं। एंथेरिडायोफोर यानी कि इनका भी एक नर यंत्र होता है लैंगिक प्रजनन में। फिर आर्किगोनियोफोर यानी कि मादा का तंत्र होता है। स्पेरोफाइट छोटा और गेमेटोफाइट बड़ा पर निर्भर होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होता है वो छोटा होता है और गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। ये जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है, तब जाके वो 2n का निर्माण करता है। रिचिया स्पोरोफाइट बहुत सरल, सिर्फ कैप्सूल होता है। ये जो रिचिया होता है इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। वो क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, बहुत सरल, सिर्फ कैप्सूल होता है उसमें। मर्चेंटिया स्पोरोफाइट जटिल, यानी कि उसमें फूड भी होता है, सेटा भी होता है और कैप्सूल, इनमें तीनों उपस्थित होते हैं। जो रिचिया होता है उसमें क्या होता है? सिर्फ स्पोरोफाइट होते हैं, सरल होता है, बड़ी आसानी से इसमें गेमिट सेल मिल जाते हैं। लेकिन
ये जो मर्चेंटिया होता है ये दो प्रकार का होता है, उसमें नर और मादा दोनों के गैमेट सेल मिलते हैं। स्पोरोफाइट जटिल होता है, इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है यानी कि रीचिया में भी लैंगिक प्रजनन होता है और मर्चेंटिया में भी लैंगिक प्रजनन होता है। लेकिन मर्चेंटिया जो होता है उसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो जटिल होता है क्योंकि उसमें फूड भी मिलता है, उसमें सेटा भी मिलता है और उसमें कैप्सूल भी मिलता है, परपोषी होता है। उदाहरण के लिए फ्यूनेरिया, पोलीथ्रियम या फिर पॉलीथ्रिकम, स्फेगम, जीवन चक्र की दो अवस्थाएं होती है इसकी, ठीक है। इनमें भी जीवन चक्र की दो अवस्थाएं मिलती है। पहले स्टेज स्पोर्स, ये क्या होती है, स्टेज स्पोर्स के अंकुरण से बनती है। यह हरी पतली धागे नुमा संरचना होती है, यानी कि फ्लेमेंटस होती है, हरी भी होती है पतली भी होती है और धागे नुमा इसकी संरचना मिलती है किसकी, मोसस की। ये उसके उदाहरण है। अब देखते हैं मोसस, हमने क्या देखा अभी, लीवर बर्ड्स। ये कैसे बनती है, इसकी जीवन चक्र में दो मुख्य अवस्थाएं होती है किसकी, हरित काई की। फोटोसिंथेटिक और क्रीपिंग होती है, ये प्रकाश संश्लेषी भी होती है, ठीक है। इनमें लिफी गेमेटोफाइट यानी कि पत्ती आकार गेमेटोफाइट स्टेज होती है जो क्या करती है, प्रोटोनेमा से लेटरल बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। तो इनमें बर्ड्स निकलते हैं, कौन से, लेटरल बर्ड्स निकलते हैं, लाइफ शूट बनाते हैं, यही पौधा सेक्स ऑर्गन बनाता है, ठीक है। ये जो हरित काई होती है ये क्या करती है, इनकी दो अवस्थाएं मिलती है। पहली क्या होती है, स्टेज स्पोर, इनके अंदर अंकुरण बनाती है। स्टेज जो होती है फर्स्ट स्टेज, ये अंकुरण बनाती है और ये हरी पत्ती धागे नुमा संरचना इसकी दिखाई देती है, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है इसमें, फोटोसिंथेटिक और क्रेइंग भी होती है। इनकी जो पहली स्टेज होती है वो हरी पतली और धागे नुमा संरचना में मिलती है, प्रकाश संश्लेषी यानी कि प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद दूसरी क्या होती है इनकी, लाइफी गेमेटोफाइट स्टेज। पहले स्टेज तो हो गई, सिर्फ स्पोर के अंदर अंकुरण बनाती है और अपना एक नया जीव उत्पन्न कर लेती है और प्रकाश संश्लेषी होती है। दूसरी क्या होती है, लाइफी गेमेटोफाइट स्टेज। ये क्या होती है, प्रोटोनेमा से लेटरल बर्ड्स निकलते हैं। इनका जो प्रोटोनोमा स्ट्रक्चर होता है उससे क्या निकलता है, लेटरल बर्ड्स निकलते हैं। देन उसके बाद लाइफी शूट बनाते हैं। जो लाइफी होते हैं, लाइफी गेमिट होते हैं, वो एक शूट बनाते हैं और यही पौधा सेक्स ऑर्गन बनाता है, ठीक है। स्पोरोफाइट फूड सेटा कैप्सूल से मिलकर बना हुआ होता है। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो किन से मिलकर बना होता है, फूड से मिलकर बना होता है, सेटा, फूड सेटा और कैप्सूल से मिलकर बना हुआ होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मियोसिस से बनते हैं। कैप्सूल के अंदर जो स्पोर होते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। कैप्सूल खुलने पर पेरिस्टोम टीथ द्वारा स्पोर फैलते हैं। कैप्सूल के खुलने पर पेरिस्टोम टीथ द्वारा इनके स्पोर खुलते हैं और स्फेगेमस के पीट मोस जल सोखने की क्षमता, पीट फॉर्मेशन, फिंगर, कॉमन मॉस दीवारों की जड़ों पर सामान्यतः ये दिखाई देते हैं। यानी कि इनका जो स्पोर फाइट होता है वो थोड़ा जटिल होता है। कैसे, क्योंकि इनकी जो फूड सेटा और कैप्सूल तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। अब कैप्सूल के अंदर स्पोर मियोसिस में बनते हैं। कैप्सूल के अंदर इनकी जो जनन कोशिकाएं होती है वो मियोसिस में बनती है। इसके बाद कैप्सूल खुलने पर पेरिस्टोम जो होते हैं वो टीथ द्वारा स्पोर फैलते हैं। अब इनका जो कैप्सूल होता है इनमें जनन सेल तो बन गई, जनन कोशिकाएं तो सारी बन गई। इसके बाद जब स्पोर यानी कि जब वो कैप्सूल खुलेगा तो टीथ के द्वारा सारी स्पोर फैल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्फेगेनम यानी कि जो पीट मोसेस होती है, यानी कि जो काई होती है, पीट काई जो होती है वो जल सोखने की क्षमता रखती है। जितनी भी जो काई होती है वो जल सोखने की क्षमता रखती है। पीट फॉर्मेशन या फिर फ्यूनेरिया या फिर कॉमन मोसेस पौधों की जो दीवारें होती है या फिर दीवारें फिर पेड़ों पर सामान्यतः पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो काई होती है वो पेड़ों पर भी सामान्यतः मिल जाती है। अब बायोफ्राइट का पारिस्थितिकी महत्व क्या होता है वो देखते हैं। मिट्टी का निर्माण, सोइल फॉर्मेशन करते हैं ये, नहीं चलते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं ये,
चट्टानों को तोड़कर प्रथम मिट्टी बनाने वाले जीव होते हैं। ये चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने की क्षमता रखते हैं। कौन? बायोफ्राइट्स। जल धारण, यानी कि ये जल धारण करते हैं, वाटर रेटेशंस करते हैं। कैसे? स्फेगम बड़ी मात्रा में जल को सोख कर रखता है। इनका जो स्फेगम होता है वो जल को बड़ी मात्रा में सोख कर रखता है। पीट निर्माण, ये क्या करते हैं? स्फेरगम में के अवशेष पीट ईंधन व खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो पीट निर्माण क्या करते हैं, इनका महत्व क्या होता है? पीट का निर्माण करना, यानी कि जो स्पेरगम होते हैं या फिर स्फेगम होते हैं, इनके जो अवशेष होते हैं वो क्या करते हैं? पीट ईंधन व खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। फिर मेडिसिन यूजेस, मिट्टी का अपरदन को रोकना। ये क्या करते हैं? मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, यानी कि ये जो रोइजोइट होते हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं। ये जड़ें नहीं होती है लेकिन जड़ों जैसी संरचना इसमें दिखाई देती है। कौन? रोइजोइट्स। ठीक है। इनका मेडिकल यूज क्या होता है? स्फेगन एंटीसेप्टिक गुण वाला होता है। जो स्फेगम होता है वो एक एंटीसेप्टिक गुण वाला तत्व होता है, पौधा होता है, जो घावों में पट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब घाव में हम पट्टी बांधते हैं वो भी इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या कहता है? ये नम मिट्टी बनाए रखते हैं, छोटे जीवों का निवास स्थान बनाते हैं। ठीक है। ये नम मिट्टी में पनपते हैं और छोटे जीव जो होते हैं वो उनका निवास स्थान ये बना लेते हैं। तो ये हो गया इसका पारिस्थितिकी महत्व। अब विशेष वैज्ञानिक तथ्य क्या होते हैं इस बायोफ्राइट्स में? यह कंटेंट ना सिर्फ एनसीईआरटी का है बल्कि एनसीईआरटी के अलावा जो भी स्टैंडर्ड बुक है उनका भी ये कंटेंट मिक्सचर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कंटेंट नहीं दिया है बायोफ्राइट में। एक लाइन यहाँ पर है तो दूसरी लाइन फर्स्ट, एक लाइन फर्स्ट पे तो दूसरी लाइन लास्ट पे दे रखी है। इतना बिगड़ा हुआ है एनसीईआरटी ने। लेकिन एनसीईआरटी प्लस मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही टॉपिक दिए हुए, उन्होंने सिर्फ हेडिंग दी है, लेकिन उनकी जो डिटेलिंग होती है वो ज्यादा इसमें नहीं है। ये जो इतना विस्तार है ये अदर बुक का भी इसमें कंटेंट मिक्सचर है। वैज्ञानिक विशेष वैज्ञानिक तथ्य क्या है? स्पोरोफाइट जो होते हैं, ये क्या हो गया आज? अब इसका जो विशेष वैज्ञानिक तथ्य है वो क्या है? स्पोरोफाइट हमेशा गेमेटोफाइट पर निर्भर होता है। एलेटर्स यानी कि जो मर्चेंटिया होते हैं वो क्या करते हैं? स्पोर के फैलाव में सहायता करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। बायो या फिर बाइफ्लैजिलेट स्पर्म होते हैं, यानी कि जो बायोफ्राइट में जो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, उसके लिए ये सहायक होता है। जल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्टरनेशन ऑफ गेमेट ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक और डाइफ्लो एप्लोटिक होते हैं ये। रिचिया सबसे सरल स्पोरोफाइट होता है। फ्यूनेरिया सबसे जटिल स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि इसमें फूट सेल और फूट सेटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। किसमें? फ्यूनेरिया में। फिर क्या है? स्फेगम या फिर स्फेगम जो भी बोलते हैं, पीट फॉर्मेशन करते हैं। एसिड क्या करते हैं? एसिड सिक्रीजन करते हैं। डिप्लोमेशन को रोकते हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन को ये रोकते हैं। कौन? स्फेगम्स। आर्चेगेनम का वेंटर ही जाइगोट को घेरता है, यानी कि जो आर्के या फिर आर्किगोनियम जो होता है, मादा का जो ओवम होता है वो किसको? वेंटर ही जाइगोट को घेरता है। इसका जो वेंटर होता है वो जाइगोट को घेरे रहता है और स्पोरोफाइट में बदलता है। ठीक है। अब इन सबको याद रखने की
आसान ट्रिक दे रखी है, रिया मार्च करती हुई फन स्पोर्ट्स में, यानी कि रिया से रीचिया, मर्चेंटिया, लिवर वर्ड्स में आ गए ये सारे। फिर फ्यूनेरिया, स्पेरियम, ये मोसेस में आ गए, यानी कि ये हरितकाई में आ गए मोसेस, और लिवर वर्ड्स ये यकृतकाई में आ गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। कल हमारा होगा टेरिडोफाइट, ये हमारा हो गया बायोफाइट्स पूरी तरीके से कंप्लीट। हमने देखा क्या है सबसे पहले, तो इसका परिचय देखा है कि वो जल और थल दोनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। जो बायोफाइट होते हैं वो जल प्लस थल दोनों की कड़ी माने जाते हैं, ये दोनों की कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भूमि पर रहते हैं और निषेचन करने के लिए जल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम, पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम पौधे होते हैं ये। ठीक है, कौन? बायोफाइट्स। इनका स्थान कहाँ पर मिलता है? नम मिट्टी में, ठंडे वातावरण, जंगलों की मिट्टी, पत्थरों की चट्टान में मिलते हैं, पुरानी दीवारों में, पौधों की छालों में, जो वृक्ष की जो छाल होती है उनमें, तालाबों के किनारे ये पाए जाते हैं। कुछ जो प्रजातियां होती है उनकी अर्ध जल यानी कि सेमी एक्वेटिक होती है। ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है इनमें? बायोफाइट सबसे पहले बंजर चट्टानों पर उगकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? बंजर चट्टानों पर उगकर मिट्टी का ये निर्माण करते हैं। ये देख लिया था हमने। बायोफाइट पौधा गेमेटोफाइट होता है, जो प्रमुख डोमिनेंट अवस्था में, इनमें वास्तविक प्रमुख डोमिनेंट अवस्था में भी ये मिल जाती है, क्योंकि इनमें जो जड़, तना और पत्तियां होती है वो सब मिलकर एक पौधे का निर्माण करते हैं। वास्तविक रूप में नहीं होती है, फिर भी इन्हें पौधे के अंगों के समान इनके अंग दिखाई देते हैं। इनमें जड़ों के रूप में क्या मिलता है? राइजोइड मिलता है। तने के रूप में क्या मिलता है? थैलस मिलता है, या फिर स्टेम जैसा एक भाग मिलता है, और पत्तियों के रूप में छोटी पत्तीनुमा संरचनाएं मिलती हैं। राइजोइड के प्रकार यानी कि इनकी जो जड़ें होती है वो भी दो प्रकार की होती है, यूनिसेल्युलर यानी कि लीवर बोल्ट होती है, और दूसरा मोसस यानी कि जो हरित काई होती है। ठीक है, ये देख लिया था। फिर इनका लाइफ साइकिल दो अवस्था में मिलता है। पहला तो गेमिटोफाइट, सिंगल गुणसूत्र से इन पौधों का निर्माण हो जाता है। देन उसके बाद स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, या फिर ये गैमिट पर निर्भर होते हैं और परपोषी होते हैं। इनका जो प्रजनन होता है वो देख लिया था कैसे होता है। जो गेमिटोफाइट होता है यही थैलस बनाता है और सेक्स ऑर्गन का ये निर्माण करता है, ये भी हमने देख लिया था। देन इसके बाद मादा तंत्र से नर तंत्र कैसे मिलता है और कैसे जाइगोट बनता है ये भी देख लिया। और स्पोरोफाइट जो होता है वो किन किन से मिलकर बना हुआ होता है। स्पोरोफाइट के भी इनमें तीन भाग होते हैं। पहला होता है फूड सेटा कैप्सूल। फूड जो होता है वो गेमिटोफाइट पर निर्भर होता है और अपना पोषण प्रदान करता है। इसके बाद जो सेटा होता है वो कैप्सूल को ऊपर उठाता है, और जो कैप्सूल होता है वो स्पोर्स का निर्माण करता है। फिर इनका प्रजनन भी दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, ये भी हमने देख लिया था। फिर इनका वर्गीकरण लिवर बर्ट यानी कि यकृतकाई जो होती है वो देख लिया था। फिर हमने देखा था हरित शैवाल यानी कि मोसस, हरिकाई। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे टेरिडोफाइट। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।